स्वामी जी, आपने पिछले सेशन में चुनावी प्रक्रिया पर बदलाव के लिए आपने जोर दिया था। तो आज मेरा प्रश्न है कि अगर चुनावी प्रक्रिया को हम बदलेंगे तो उसके लिए हमें संविधान पर पुनः विचार करने की जरूरत है। क्या संविधान को आज की परिस्थितियों को देखकर बदला जा सकता है? क्या राजनेता और जनता तैयार है बदलाव के लिए? बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्या संविधान में बदलाव की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ा समझने वाली बात है। हम कभी भी जब किसी देश को चलाते हैं तो दो तीन तरीके की व्यवस्थाएं काम करती हैं। जैसे पुराने समय में एक राजा की व्यवस्था होती थी। एक राजा चला रहा है देश को, वो अपनी समझ से, सिर्फ एक व्यक्ति समझ से निर्णय लेता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसको जनता के हित में वो लागू करता था। फिर उसके बाद समय बदला, मामले आगे बढ़े, हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े कि कम से कम पब्लिक से पूछ के चुनाव होना चाहिए, पब्लिक चुने एक आदमी को। फिर किन्हीं कंट्रीज में जैसे बात है कम्युनिज्म है, चीन में कम्युनिज्म है कि वहां पे कुछ खास चुनिंदा लोग जो हैं एक तरीके से राष्ट्रपति चुन देते हैं और उसके बाद जो है वो निर्णय लेते हैं कि देश के हित के लिए क्या करना है। ये लगभग तीन तरीके की व्यवस्थाओं के संबंध में हम आज तक जानते हैं। लेकिन यहां सोचने वाला विषय ये है कि आज की तारीख में भारत की दिक्कत क्या है। हम भारतीय राजनीति में जो देश को दिक्कतें आ रही हैं वो क्या है। सबसे बड़ी देश की दिक्कत आ रही है कि देश के नेताओं ने जो चुनाव प्रक्रिया अपना रखी है, साथ साथ जिस तरीके से वो देश के हित करने के लिए नियम बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा देश इतनी विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है कि फिर उसको लागू करने में दिक्कत आती है। हमें जरूरत है देश की सोच के लिए कि देश की सोच पे काम होना चाहिए। लेकिन देश की सोच पे जैसे ही काम होता है, बहुत से लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुंचने लग जाती है। ठीक है, तो कोई भी नियम जब भी बनेगा, चाहे वो कम्युनिज्म का हो, जैसे कि चीन में है। चीन में देश की तरक्की बहुत हो रही है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन चीन में लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं, लोगों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। वहां पे सरकार तय करती है कि ये पुल बनना है तो पुल बन जाता है, उसके बीच में चाहे मंदिर आए चाहे मस्जिद आए सब टूटेगी, किसी का घर आए चाहे गरीब का आए चाहे महल आए सब टूटेगा। तो वहां पे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो पाता। यही वही व्यवस्था यहां लागू करो तो अभी जात पात के खेल शुरू हो जाएंगे, राजनीतिक उपद्रव शुरू हो जाएंगे। तो आखिर क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ये बड़ी समस्या है। हम असल में आज से लगभग 70 साल पहले पैदा हुए। जब पैदा हुए तो हमारे पैदा होने में हमें संविधान की जरूरत थी। अब संविधान लिखने का काम सौंपा गया किसको? अंबेडकर को। तुम क्या समझते हो, अंबेडकर ने संविधान को अपनी बुद्धि विवेक से पूरा लिख दिया? नहीं। देखो, मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि अंबेडकर एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान टाइप के व्यक्ति थे। पढ़ाई लिखाई की एक खासियत होती है कि उसके पास जानकारियां बहुत होती हैं, लेकिन किसी भी पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ गड़बड़े होती हैं। वो ये होती है कि वो जो पढ़ता लिखता है उसी को सत्य मान लेता है, वो पढ़े लिखी बातों को ही सत्य मान लेता है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी चुनाव करता है, यहां का ये अच्छा है, यहां का ये अच्छा है, यहां का ये अच्छा है, तो वो सबके लिए सोचता है। और संविधान की खासियत यही है कि संविधान सबके लिए सोचता है। लेकिन जब हम सबके लिए सोचते हैं तो देश के लिए नहीं सोच पाते। तो निश्चित ही जिस समय बना था उस समय ऐसी जरूरत थी कि संविधान हमारा सबके लिए सोच सके, गरीबों के लिए सोच सके, ताकि गरीब ऊपर आए,
है ना, दलितों के लिए सोच सके ताकि दलित ऊपर आए, और आ भी गए, लेकिन कितने ऊपर जाओगे? यही प्रक्रिया कब तक चलेगी? एक बच्चा छोटा सा बड़ा होता है, हम उसकी पैंट खरीदते नहीं खरीदते, या हम वही लंगोटी बचपन वाली उसको पहनाएंगे? हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से एक शरीर बड़ा होता है और हम उसके साथ व्यवहार में अंतर कर देते हैं, उसी तरीके से हमारा समाज भी बड़ा होता है, देश भी बढ़ रहा है। बढ़ने के साथ साथ यहां बहुत तरीके के नियम हैं जिनको बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम देश का हित नहीं कर पाएंगे। एक समय था कि जातियों में बटा हुआ, वर्गों में बटा हुआ देश, इसको पिरोने के लिए अंबेडकर को ऐसा लगा कि जब सभी व्यक्तियों के पास ताकत होगी वोट की, तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान होगा। लेकिन वोट की ताकत का सम्मान होने के कारण नेताओं ने उन वोट का उपयोग करने के लिए अपने अपने वर्गों का बंटवारा कर लिया। वो समस्या पहले ये थी कि जातिवाद बहुत फैला हुआ है, उसको दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हम जातिवाद से मुक्त हुए तो नहीं हैं, लेकिन एक नए तरीके के आवरण को ओढ़ के बैठ गए हैं जिसको कहा जा सकता है पार्टीवाद। पहले जातिवाद होता था, अब पार्टीवाद होता है, और पार्टीवाद इंगित होता है कि आप कौन सी जाति के हैं। पहले हम कह सकते थे मुसलमान जो हैं देश में उपद्रव ला रहे हैं, अब हम कह देते हैं सापा उपद्रव ला रही है। पहले हम कह देते थे कि हिंदुओं ने सताया, अब हम कह देते हैं बीजेपी सता रही है। पहले हम कहते थे दलितों का शोषण होता है, अब हम कह देते हैं कि बासपा वालों का शोषण होता है। कुछ बदला? 65 सालों से इस देश ने कुछ भी यात्रा नहीं की। बस ये था, पहले एक एक व्यक्ति शोषित होता था, अब समूह समूह का शोषण कर रहा है। तो संविधान को यहां थोड़ा जवान हो जाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हमने रोटी कपड़ा मकान की बहुत तैयारी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा और मकान अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसके लिए मानवता खो दी। रोटी कपड़ा मकान बहुत है, मानवता की कमी है कि सब पे पहुंचता नहीं। तो अब यहां पे पूरे तरीके से बदलाव की जरूरत है। अब यहां पे एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिस व्यवस्था के तहत देश का और व्यक्ति का दोनों का हित हो। मैं यहां पे कम्युनिज्म की बात कहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि कम्युनिज्म लागू होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसको अपने अंदर से तब्दीली करके थोड़ा सा कम्युनिस्ट सोच की तरफ बढ़ना चाहिए। हम पूरे देश को एक कम्यून बना सकें। पर स्वामी जी, यहाँ का मानसिकता डिसिप्लिन टाइप का नहीं है, लेजी लोग हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत है यहाँ पे, फिर भी वो फॉलो नहीं हो पाता। देखो, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होता है, किसने नहीं कह दिया। अभी नोटबंदी हुई, हमें बता दो कोई किसने फॉलो नहीं किया। अभी जीएसटी लग गई, हमें बता दो किसने फॉलो नहीं किया। तो बड़े चेंजेस थे जो फॉलो किए गए, लेकिन जो ऑलरेडी रूल्स, छोटे छोटे रूल्स, कौन से रूल्स ऐसे जैसे हैं? जैसे स्वामी जी, जैसे लिविंग रिलेशनशिप या लव अफेयर के लिए, मतलब आप खुल के आजादी है, आप कर सकते हो। देखो, खुल के आजादी तो ऐसे अमेरिका में भी नहीं। मैं थोड़ी बात समझो। कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था जब तक संपन्न ना हो शारीरिक तल पे, तब तक वो मानसिक तल पे संपन्नता की बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि पहले हमने जो वर्गों में बटे हुए थे, अंबेडकर को ऐसा लगा कि अगर ये वर्ग थोड़े से संपन्न हो जाएंगे तो इनका सम्मान होगा। सबसे पहले संपन्नता पे काम हुआ। हमने 65-70 साल में कम से कम संपन्नता बनाई है, खूब संपन्नता। मैं फिर कह रहा हूं, संपन्नता बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। आप समझो मेरी बात को, संपन्नता बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए कम्युनिज्म की सोच होनी चाहिए। कम्युनिज्म की सोच अगर होती है
तो हम हर जगह, हम कितने पुल ऐसे बता दें कि हम जाते हैं हाईवे पे और कहीं पुल जाके अचानक खत्म होके और वो क्रॉस निकाला जाता है। पता चलता क्यों निकाला गया? इसलिए कि एक वहां पे मस्जिद थी। आप बात समझना। अब यहां पे क्या है, जिस तरीके से 2 लेन को 1 वे में आना पड़ता है, और उसी तरीके से हमारे डेवलपमेंट में भी बहुत तरीके की रुकावटें हैं। तो यहां पे कम्युनिज्म की अगर सोच आती है और कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कि देश के हित के लिए हों, जिसमें किसी की, अभी तो यहां यह है जरा जरा सी बात पे भावनाओं को ठेस पहुंच जाती, जरा जरा सी बात पे लोग स्टे ले आते हैं। हमारा डेवलपमेंट तो स्टे पे रुका हुआ। हर आदमी, एक आदमी को अधिकार है जाके वो ले आ सकता है, स्टे ले आ सकता है कि हमारी ये दुकान नहीं तोड़ी जानी चाहिए। पूरी पूरी व्यवस्था रुक जाती है। समझो मेरी बात को। तो अब आपको लग रहा होगा मैं दुकान तोड़े जाने पे फिर तो व्यक्तियों की नहीं सोच रहा हूं, लेकिन तरकीब हो सकती है। तरकीब ये हो सकती है कि उसके बीच में जो आड़े आ रही हैं, तो ऐसे तो नियम हैं कि जब हाईवे बनते हैं तो वहां खेत खरीदे जाते हैं, उसकी एक लागत मूल्य दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति की भी मौके पे आ रही है, वैसे चीन में तो ये होता है मौके पे किसी की आ रही उसको तोड़ डालो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिसकी मौके पे रुकावट आ रही, इसका मतलब है उसका हटना इंपॉर्टेंट है तरक्की के लिए। तो तरक्की भी तो खूब ज्यादा होगी, तो उस आदमी को थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए, उसको तोड़ो, लेकिन तरक्की जब ज्यादा हो रही है तो उसको ज्यादा हित भी दे दो। तो ऐसी तरक्की जब होगी तो कहीं ना कहीं हमारे विकास में ही वो गुण छुपा हुआ है कि हम हिंदुस्तान को इस तरीके के छोटी छोटी बातों से दूर कर सकें। मैं छोटी सी बात कहता हूं, जैसे ये कहते हैं, सब कहेंगे कि हम बहुत से नियम ऐसे हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। ट्रेन में साफ सफाई का हम कोई ख्याल नहीं रखते, ये नियम है, रखना चाहिए। ट्रेन में कोई साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक ट्रेन चलती है मेट्रो, जिसमें कभी गंदगी हो तो बता दो, क्यों रखते हैं ख्याल? आपको मालूम है? फाइन है, सिस्टम बहुत बढ़िया है। फाइन तो हर जगह है, फाइन तो रेलवे में भी है, रेलवे में भी है, फाइन तो रेलवे में भी थूकने पे तो है। नहीं होता। आप समझो ना, फॉलो क्यों नहीं होता? सिस्टम फॉलो करने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करे। जब हम बहुत साफ सफाई देखते हैं तो अंदर से दिल उसके नहीं प्रति करता, सम्मान गंदगी हो जाता है। आप थोड़ा समझो बात को। हम जब बहुत साफ सफाई देखते हैं अंदर से सम्मान आता है। डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें आदमी को लाके उससे हम साफ सफाई की उम्मीद कर सकते हैं। और साफ सफाई होने लगी तो जैसे ही आदमी, आप मेट्रो में देखो ना, डिसिप्लिन कहां, आदमी टिकट लेता है बिल्कुल टाइम से, वहां कोई डब्ल्यूटी नहीं जा रहा, वहां हर आदमी जो है वो महिला कंपार्टमेंट में फिर चढ़ने से घबराते हैं। स्वामी जी वहां पे ना हाई स्टैंडर्ड लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्या बात करते अरे। हो? मेट्रो हाई स्टैंडर्ड कहां, मेट्रो में तो लो स्टैंडर्ड सब आदमी यूज कर रहे ट्रेन हैं। में एसी कंपार्टमेंट थोड़ा साफ सुथरा रहता है। मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा समझो। एसी में गरीब को भी भेज दो, वहां वो भी सफाई रखेगा। आप एनवायरनमेंट समझो। मुझे याद आता है, ये तो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, एक जमाना था जब किसी दुकान में शीशे वाले गेट लगने शुरू हुए थे, जिसको शोरूम बोलते हो आज का। शोरूम तो आजकल सब जगह शोरूम है, पहले शोरूम होते थे। जब शोरूम किसी शहर में बनता था, नई दुकान, भाई चढ़ने से घबराते थे हम उसमें। हम अपनी बता रहे हैं कि थोड़ा चढ़ने से झिझकते थे यार, शोरूम है यार, या घुसते भी थे ना तो अपने आप में अटेंशन हो जाते थे। अरे धर्मों से सीखो, जनेऊ पहनाया, माला डाली, खड़ाऊ पहनाया, अवेयरनेस के लिए पहनाया। ये जो अवेयरनेस के लिए उपयोग की गई वस्तुएं हैं, जनेऊ, ये वो क्यों? क्योंकि तुम किसी काम में अटेंशन हो सको। तुम बाथरूम जा रहे हो, कान में जनेऊ डाल लेते हो, जनेऊ डाल के ही करना चाहिए, अवेक हो जाते हो। बाथरूम में भी अवेकनेस।
आप खड़ाऊ पहन के चलते हो, आप पटर पटर नहीं चल सकते, बहुत सदे हुए कदम रखने पड़ेंगे, वरना गिर जाओगे। तो धर्मों ने भी उपयोग किया कि तुम्हें किस तरीके से सजगता आ सके, उस पर काम किया। लेकिन हम इसी सजगता को जब भीड़ को देना चाहते हैं, तो अगर कोई जनेऊ पहन के चलेगा तो भीड़ में पिछड़ जाएगा, फिर जोरबादा बुद्धा कैसे हो सकता है। इसलिए अगर हम पब्लिक को कोई चीज देना चाहते हैं तो उसे एक बड़ी चीज उसके सामने रखो जो उसकी पहले की दृष्टि से काफी बड़ी हो, उसमें अवेकनेस आ जाती है। मैं एक छोटा सा अपनी जिंदगी का किस्सा बताता हूं। मैं प्रेमियों के लिए रेस्टोरेंट चलाता था। वहां भाई प्रेमी जोड़े आते थे, बैठते थे, कभी कभी 7-7 8-8 घंटे बैठ लेते थे। तो 8-8 घंटे में उनका 300-400 रुपए बिल आ जाता था, केवल सिटिंग चार्जेस। अब 300-400 रुपए कोई सिटिंग चार्जेस कैसे देगा। तो मेरा अपना एक साइकोलॉजी थी कि 300 रुपए का अगर बिल किसी से लेना है तो सामने वाला जैसे कपड़े पहने हैं इससे कम से कम दुगने अच्छे कपड़े पहन के बैठो। आप अगर दुगने अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं तो मैं देखता हूं आदमी आता है, भैया कितने हुए, 300 लीजिए। मेरे पापा बैठते थे और पुरानी शर्ट डाले, अपनी अम्मा ने जो निकाल दी कुछ भी, अरे बाबूजी कहां बात कर रहे हो 300 रुपए की, यहां तो थोड़ा 200 ले लो। इट्स साइकोलॉजी, ये हमारे अंदर है। हम बड़े के सामने जाके हम या तो भयभीत होते हैं या हम डरते हैं, या ऐसा कह लो कि हम प्रेम में पड़ जाते हैं। हम मंदिर देखते हैं बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, वहां आदमी चप्पल नियम से उतार के जाता है, वो एक भय है, सही तरीके से दिया गया भय। मेट्रो स्टेशन और मंदिर में कोई बहुत अंतर नहीं है। तुम इस अंतर को मत समझ लेना कि मेट्रो स्टेशन में और मंदिर में कोई अंतर है। बहुत सजगता के साथ लोगों को अवेक बनाने की तरकीब है। तो यदि हम आज की तारीख में डेवलपमेंट पे ध्यान दें, और इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं हम डेवलपमेंट कर नहीं सकते। मैं यहां पे फिलहाल मोदी की तारीफ करूंगा। यह विषय एक ऐसा है कि मैं मोदी की तारीफ करूंगा कि वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। अभी वो भी अपनी सत्ता बचाने और वो बनी रहे, इन सब के लिए भी जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनकी हम आगे और विषयों में चर्चा कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, वक्त आ गया। हमें देश की सोच के तहत काम करना चाहिए, वक्त आ गया कि इंसान वो वाला देशभक्त नहीं सोचे कि भारत माता की जय वाला देशभक्त। अब भारत माता की जय वाला देशभक्त सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचने की जरूरत है हम कैसे अपने ऑफिसों को और ज्यादा स्मार्ट, और ज्यादा टेक्निक से भरा हुआ, और ज्यादा बढ़िया ढंग से बैठे हुए लोग, हमें शुरुआत नीचे से करनी चाहिए। मेरा मानना है वक्त आ गया है कि ऑफिस में जो भी व्यक्ति आएगा उसको एक खास ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड वैसा नहीं कह रहा हूं कि खाकी या वैसा, कम से कम ड्रेस कोड, अगर ऑफिसर है तो बिना टाई के नहीं आएगा। बहुत असर पड़ता है टाई का। बाबूजी से बात करने में आदमी को थोड़ा सा हो जाता है। हैट लगाओ, टाई लगाओ, हर ग्रेड होना चाहिए। हमने पूरे ऑफिसों में सिर्फ एक ही आदमी का ड्रेस कोड निर्मित किया है, वो है चपरासी। बाकी लोगों का ड्रेस कोड हमने निर्मित ही नहीं किया। करना चाहिए। आप देखते हो डीएम के ऑफिस में लोग जाते हैं, कैसे सज्जनता से प्रवेश करते हैं। बड़ा सा ऑफिस होता है, कालीन बिछी होती है, बड़ी सी कुर्सी पे डीएम बैठा होता है, वहां जाते ही संवेदनशील। और यहां टिकट विंडो पे कुत्तों की तरह लड़ते हैं। तो डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत सी चीजों का डेवलपमेंट हो सकता है। मेरा मानना यह है कि हम टेक्नोलॉजी को अब इस ढंग से यूज कर सकते हैं कि हम इंसान को नियमों का पालन करने पे मजबूर कर दें। अब जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन पे लगा होता है वहां पे कि वहां पे टिकट दिखाओगे तभी एंट्री कर सकते हो, बाकी एंट्री नहीं कर सकते, ऐसे सब स्टेशनों पे क्यों नहीं लग सकता?
भाई ऐसे सब स्टेशनों पे क्यों नहीं लग सकता पैसा नहीं है? पैसा नहीं। क्या बात कर रहे हो, पैसा नहीं है? ये किसने तुमसे कह दिया पैसा नहीं है? जितने लोग बिना विंडो मतलब बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, अगर उसी का हिसाब लगा लो तो इतना है कि बहुत ज्यादा। टीटी लोग ध्यान ही नहीं देता पैसा देखो उठाने के लिए। वो सारी बातें अब अगर कराओगे तो फिर यही बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं फिर भ्रष्टाचार के पीछे यही सब कारण है। फिर तो मुद्दा चला जाता है। लेकिन बात अभी डेमोक्रेसी की हो रही है, बात अभी संविधान की है। संविधान को इसलिए बदलने की जरूरत है, संविधान में नियम बनाने की जरूरत है कि कोई छोटा बड़ा इस तरीके से नहीं, हम सबको एक तरीके से ट्रीट करेंगे, और वो ट्रीट आप अपने तरीके से टिकट लेंगे, वही ग्रेड आपको मिलेगा। स्टेशन सबके लिए बराबर हो। अभी क्या, अभी तो बहुत छोटा बड़ा मामला बना हुआ है। अभी तो बुजुर्ग की छूट, वो विकलांग का पता नहीं क्या क्या बना रखा है, ये सबको सेटिस्फाई करने में लगे हैं। सर जैसे पूरे वर्ल्ड में 200 से ज़्यादा कंट्री है, तो सर क्या हम जान सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई कंट्री है जिनका संविधान आपको बहुत पसंद आ रहा हो और उसके बारे में कुछ जानना है? देखो, पहली बात तो यह, मैं आप में से सबसे कम पढ़ा लिखा इंसान हूं जो कहीं किताबें नहीं झांकता। मुझे तो, मैंने अभी चर्चा के दौरान बैठने से पहले भी कम्युनिज्म पूछ लिया था, भाई कम्युनिज्म क्या होता है वो भी बता दो। मैं समझ गया, भले 2 लाइन में समझ गया, मुझे इसमें लंबी झंझट नहीं होती। संविधान को तो मैं देख ही रहा हूं, इसलिए मुझे उसके बारे में बात नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि इस संविधान में और हमारे चाणक्य के लिखे हुए चाणक्य नीति में एक बड़ी समानता है। अगर आप उस समानता को समझ लें तो समझ जाएंगे मैं इशारा किस ओर कर रहा। वरना पता लगा भी कोई अम्बेडकरवादी मुझ पर पत्थर फेंक देगा, वरना पता लगा किसी को लगेगा हम भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझो, चाणक्य नीति में चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा, फला चरित्र वाला इंसान ऐसा जीवन जीता है, फला चालाक व्यक्ति के लक्षण ये होते हैं, फला तरीके का राजा ऐसे नियम लागू करके देश का हित कर सकता है, फला तरीके से प्रजा को सही किया जा सकता है। उसने सारे नियम लिखे, उसने सारे कैरेक्टर्स लिख दिए। राजा का कैरेक्टर ये होता है, प्रजा का कैरेक्टर ये होता है, एक धनपति का कैरेक्टर ये होता है, मतलब हर चीज का कैरेक्टर लिख दिया। उसी तरीके से हमारे अंबेडकर जी ने भी कहा। अंबेडकर जी ने सब ढूंढ ढांड के उन्होंने कहा जेल जाने का ये प्रोसेस, वकीलों का ये प्रोसेस, उस पर जज ऐसे बैठेगा और पुलिस ये करेगी, उसके ऊपर एक डीएम होगा, उसके ऊपर एक एसपी होगा, मतलब पता नहीं क्या 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 सब बना दिया, सारे नियम बना दिए। लेकिन दोनों ही भैया बोलता हूं, ये चाणक्य और अंबेडकर दोनों भैया निकले, दोनों की हरकतें एक ही जैसी। अंत में चाणक्य लिखते हैं, जितने तरीके के भी चरित्रों की मैं बात कहता हूं, ये चरित्र कोई पैदा नहीं कर सकता, इसे व्यक्ति लेके पैदा होता है। तो इस चरित्र को बनाने के लिए कोई प्रयास ना करें। फिर हमारे अंबेडकर लिखते हैं, ये जो मैंने नियम लिखे हैं ये वक्त पड़ने पे बदले जा सकते हैं। तो अब वक्त कौन निर्धारित करे, कब बदलोगे? और अगर वक्त पड़ने पे बदले जा सकते हैं तो सिर्फ यही ना बना दो कि समझदार व्यक्ति ही काम करे, ये नियमों की जरूरत ही क्या है? जो नियम वक्त पड़ने पे बदले जा सकते हैं उनको खुद पता है, तो वो ये भी बता देते ये वक्त कब आ जाएगा। ये बच्चा इस तरीके के रास्ते पे चल के कितने दिन में बड़ा हो जाएगा। आखिर हम भी एक सड़क से गुजरते हैं तो वहां लिखा होता है कि हरिद्वार से हम चले मुरादाबाद की ओर, अब हम फला सीमा में दाखिल हो गए, लिखा होता है नहीं लिखा होता। अगर इतने समझदार थे तो लिख देते कि इतने तरीके से चलने पे, इतने आगे बढ़ने पे ये नियम बदल देना। खैर एक आध जगह उन्होंने किया, मैंने सुना है, उन्होंने कहा था कि ये दलितों का आरक्षण फला समय शुरू किया जाना चाहिए और इतने साल बाद बंद कर देना चाहिए। बंद आज तक नहीं हुआ। भाई ब्रेक कहां है, ढूंढो ब्रेक, कौन लगाएगा? अब ब्रेक ना लगाओ, वोट से चलता है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं बार वही कह रहा हूं कि सारा लौट फेर के एक ही चीज आ जाती है, बार
कि यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप जॉब देते हैं, हम यहाँ तक कि कुंडली देख के विवाह करते हैं। प्रेम भी आदमी कुछ ना कुछ देख के ही करता है, फोकट में तो नहीं करता, कुछ ना कुछ तो देख के ही करता है। कोई ना कोई तो क्वालिफिकेशन है जो हम चेक करते हैं, हर जगह चेक होती, गुरु की क्वालिफिकेशन चेक होती, गुरु शिष्य की क्वालिफिकेशन चेक कर रहा, हर एक की चेक कर रहा। तो यानी क्या है, कहीं ना कहीं कोई आधार है। इस पूरे संविधान की जो नींव है वो है चुनाव प्रक्रिया, वो है चुनाव प्रक्रिया। और चुनाव प्रक्रिया पे पहले ही बोल चुका हूं कि जब तक वैसी चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, हम कभी भी अच्छे ढंग से आगे संविधान पे काम कर ही नहीं सकते। तो वही मैं पूछ रहा था, चुनाव जो प्रक्रिया वो लागू कैसे होगी? मैंने क्या कहा, लागू होने के लिए पब्लिक को ही जोर देना पड़ेगा। जैसे तो ये मैं आज चुनाव प्रक्रिया अगर मैं कह रहा हूं, अब कैसे जोर दिया जाए? अन्ना ने जोर दिया, भले ही अन्ना के पीछे की एक राजनीति थी केजरीवाल की, वो मैंने तब लिख दिया था कि ये व्यक्ति राजनीति करने के लिए आया जब वो अन्ना के पीछे खड़ा होता था ऐसे करके। मैंने तब एक पोस्ट लिखी थी आज से 4-5 साल पहले कि ये आदमी राजनीति करने के लिए कर रहा है सब कुछ, ये अन्ना को भी जो है गन्ना बनाएगा, उसने बना दिया। पर वो सही भी किया लेकिन राजनीति देखो में। मैं लेकिन जो कहना चाह रहा हूं, अब उस पे हम ना चले जाएं सही और गलत पे, पहले जो बात सुनो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पब्लिक जब जोर मारती है किसी विषय के ऊपर, तो नेता तो पब्लिक के पीछे ही चलते हैं, आरक्षण मांगती है, आरक्षण दे देते हैं। तो उसी तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया मांगेगी, देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव है? थोड़ी सी बात बताता हूं। मैं इस राजनीति के संबंध में ये बोल रहा हूं, तुम्हें अच्छी लगती रात को सो जाते हो सपने देख के देश सुधर गया स्वामी जी की बात पे, एक शेयर करो, 50 लोगों तक बात पहुंचाओ, अपने व्हाट्सएप में सब तक पहुंचो कि भाई बदलना चाहिए ये देश में। अगर ये सिस्टम सही लगता है, मैं इस कमरे में बैठा हूं, मुझे कोई आंदोलन करने का शौक नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस व्यवस्था के संबंध में अभी यही वीडियो वायरल हो जाए, मैं कह रहा हूं तुमसे कि जाओ टीवी चैनलों पे चर्चा होने लग जाएगी, इस चुनाव प्रक्रिया के संबंध में बात होने लग जाएगी। फिर बोला पकड़ो स्वामी जी को, कौन है ये स्वामी, अलाओ मुझे सामने, मैं इस चुनाव प्रक्रिया पे पूरी बात करूंगा। दुनिया के जितने भी इस समय मुद्दे हैं हमारे देश में, उन सभी मुद्दों का समाधान उसी चीज से है। अब ये लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल से कोई समाधान नहीं। लोकपाल ऐसा है जैसे यहां हार्ड है, हार्ड मतलब संसद, संसद से अभी सब जगह खून जाता है, तो संसद पे कब्जा करके बैठ गए हैं कुछ नेता, तो इसलिए अब हमें लोकपाल बनाना चाहिए। ये लोकपाल, अब यही नेता यहां कब्जा कर लेंगे। भाई लोकपाल कुछ नहीं कर पाएगा, लोकपाल कितना ही अच्छा बना लो, वो और यहां कर लेंगे, जहां से ऊर्जा निकलती है वहीं पे पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया, ये जो मैंने उसकी कही आपकी वोटिंग की, उस पे काम होना चाहिए। वोटिंग की प्रक्रिया पे काम होने से कुछ चीजें हल्की पड़ेंगी। पहली बात, वोटिंग की प्रक्रिया ऐसी होने से जो व्यक्ति चुनाव में उतरेगा उस व्यक्ति को पब्लिक से जोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना जमीन पे रहेगा उतना ही वो हवा के सपने नहीं देखेगा। और जब वो नियम ऐसा है कि 5 साल तक आपको लगातार ही लगभग पब्लिक के बीच रहना है, जब आपको नियम ऐसा बना दिया कि पब्लिक के बीच आप हैं, सेल्फी लेके डालनी पड़ेगी, ये आज हम कटिया टोला में थे, आज हम सदर बाजार में थे, जब तो नेताओं की भी मजबूरी हो जाएगी, पब्लिक के बीच जाना ही जाना है। फिर पब्लिक का दिल जीतोगे तो तुम उतने हिस्से के राजा हो जाओगे। मालूम क्या है, सारे नेताओं के पास वैसा ही एम्बिशंस है जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको दे रखा। सबको डीएम बनना है, सबको एसपी बनना है, सारे मम्मी पापा ने तुम्हें एसपी डीएम डॉक्टर ये बना देना है। भाई केले बेचने वाले का कोई किसी के माँ बाप ने सिखाया बेटा केले बेचो अच्छे से? केले बेचने वाले के माँ बाप भी नहीं सिखाता केले बेचना। तो उसी तरीके से हर नेता को साहब जो है वो प्रधानमंत्री बनना है। अब प्रधानमंत्री तो एक हो सकता है,
अब लाखों नेताओं में एक प्रधानमंत्री हो सकता है, तो फिर हालत ये है वो देश के टुकड़े कर लेते हैं, एक पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री बन जाओ, एक इसमें बन जाओ। फिर उसमें भी सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें, तो फिर एक काम कर लेते हैं कि वो प्रदेश बना लेते हैं। उन्होंने कहा ये 26-27 प्रदेश हैं, इनमें मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री बनने की भी एम्बिशंस बहुत लोगों की है, तो क्या करते हैं, उसमें भी प्रदेशों के बंटवारे पे लगे हुए। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर नेताओं का पूरा कंसंट्रेशन और उनकी पूरी जड़ उनकी जगह पे ही होगी, और साफ बात है कि जैसे ही तुम चुनाव हारे, एक बार तुम जीते थे और दोबारा तुम हार गए, तो फिर तुम कभी चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। यह नियम जैसे ही बना दिया जाएगा, वैसे ही नेताओं के एम्बिशंस की जड़ समाप्त हो जाएगी। सही बात है। नेताओं के एम्बिशंस की जड़ समाप्त होते ही वो पब्लिक के हित के लिए काम करने लगेंगे, ना कि पब्लिक को बेवकूफ बना के काम करना। अभी क्या है, तुम्हारे लोकतंत्र की बुराई देखो, एक नेता हार जाता है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तरकीब से बन जाता है, बड़ी तरकीब है उसमें। जो पब्लिक ने हरा दिया उसे तुमने प्रदेश दे दिया। तो कुछ अगर इस तरीके की चीज हो कि जिस तरीके से आप बिल्कुल अयोग्य सिद्ध हो गए, आप जितनी बड़ी पोस्ट है, हमारे धर्मों में उल्लेख है, धर्म से सीखो। मैं तो कहता हूं धर्म बहुत कुछ सिखाते हैं। धर्मों में उल्लेख है, धर्मों में एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म योग होता है, फिर उसके बाद और योग हैं, फिर एक है भक्ति योग। तो मालूम है भक्ति योग सबसे नीचे की स्थिति बताई गई। भक्ति योग का मतलब गुरु के चरणों में पड़ा रहने वाला बताया गया। गुरु के चरण में पड़े रहने वाले की एक ऐसी स्थिति दिखाई गई जिसके बाद वो बिल्कुल गिर जाता है, जीरो हो जाता है। वो कहते हैं जिस वक्त भी वो श्रद्धा से गिरा, फिर वो धर्म के लायक ही नहीं बचता। योगी अपने नियम से हटा, फिर वो भ्रष्ट हो गया, फिर वो योग भ्रष्ट हो गया। तांत्रिक ने अपने को नियम में बांधा, फिर वो 2 कदम नहीं चल सकता। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने धर्मों तक में ऐसा कर रखा है कि यदि आप अपने इस चीज से एक बार गिरे, दोबारा नहीं उठ सकते। तो ऐसी स्थिति में हम अपने नेताओं पे ये नियम क्यों नहीं लागू करते? क्या एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ले, एक ऑफिस में एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ले, तुम उसे नौकरी देते हो? नौकरी से निकाल देते हो। भ्रष्टाचार उसका सिद्ध हुआ, नौकरी से निकाल दी। अगर कोई नेता जिसको एक बार पब्लिक ने चुना और वो अपने शहर का हित नहीं कर पाया, तभी तो उसे पब्लिक हराएगी। अगर उसने हित किया तो क्यों हराएगी? और अगर उसे पब्लिक ने हरा दिया, इसका मतलब है वो नेता अयोग्य सिद्ध हुआ। अयोग्य का मतलब है फिर अयोग्य, फिर उसे दोबारा योग्यता कहां से आई? ब्लैकलिस्ट हो जाना है। बिल्कुल, मैं तो सीधे से कह रहा हूं, एम्बिशंस खत्म हो जाने चाहिए। मतलब अगर आप देखो, आपने समझो ना, हमने डीएम की पोस्ट के लिए भी एक डेट, एक लिमिट तय कर रखी कि इस एज तक आप बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, उसकी भी नियम बना रखा है। नेताओं का कोई अटेम्प्ट नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है। ये अटेम्प्ट होना चाहिए। स्वामी जी, यहाँ का मानसिकता थोड़ा इमोशनल टाइप का है। कुछ बिल्कुल लोग, सही। कुछ लोग रामराज्य बनाना चाहता है यार, हिंदू कंट्री बनाना मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं बेटा। हमने जिस समय संविधान बना था, अंबेडकर की स्थिति ऐसी थी, उन्हें गरीब भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अंबेडकर उस समय बौद्ध धर्म अपना चुके थे, आपको पता होना चाहिए। वो संवेदनशील हो चुके थे, वो सन्यासी हो चुके थे, वो धर्म के रास्ते आ चुके थे, और धर्म के नजरिए से तो जगत कल्याण सोचा जाता है। उन्होंने उस वक्त जगत कल्याण को सोच के ही एक व्यवस्था बनाई, लेकिन वो कल्याण ऐसा था जैसे बच्चे के लंगोट बांध दें। अब वो लंगोट का साइज का बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया। अब उसे लंगोट बांधोगे वो नंगा ही नजर आएगा, जैसे हमारा भारत देश आज की तारीख में नंगा ही नजर आ रहा है। तो मेरा मतलब था कि मेजॉरिटी लोग इमोशनल है। आप जो बोल रहे हैं लॉजिकली करेक्ट है, पर वो ये लॉजिकल आइडिया मैं तुम्हें एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूं। इमोशन को जब तक आप सहलाओगे, इमोशन बना रहेगा। इमोशन को अभी आप गिरा दो,
थोड़े दिनों बाद पता लगता है अच्छा ही था, गिर गया। एक आदमी को, सामान्य सी साइकोलॉजी है, मेरी बात सब समझो, एक इंसान को प्रेम होता है, जब वो प्रेम में होता है उसकी प्रेमिका या प्रेमी आई लव यू बोल बोल के उसके इमोशन को खूब बढ़ाता रहता है, वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू में मरा रहता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है, पंगा हो जाता है, फिर आई हेट यू हो जाता है। फिर आई हेट यू की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक समय आकर अच्छा हुआ कमीने से मुक्ति मिली। मैं आपको बता रहा हूं, वासना दुष्पूर्ण है, ये भी सूत्र है। ये कौन समझाएगा उनको? मैं क्या कह रहा हूं, पब्लिक को सबको समझ है, उनको पता। देखो मैं ये बात बता रहा हूं, सिर्फ टीवी चैनल के अलावा कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच। पब्लिक को सब पता है यार, देखो मुस्लिम बैठा हुआ। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं गौहत्या के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में। भाई देखो, जो बोलते हैं ना वो राजनीतिक हैं। मैं राजनीतिक, क्योंकि ऐसे तो सब राजनीतिक अपनी अपनी अच्छी कहेंगे, मैं राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा, मैं राजनेताओं पे भी कुछ बात कर रहा हूं कि उनका भी हित कहां छुपा हुआ है। मैंने पहले ही तो उसमें कहा था कि सबसे ज्यादा दया की जरूरत नेताओं के ऊपर है, उनको ही इस सिस्टम में हमने इस ढंग से बांध दिया, वो स्वतंत्र होकर काम ही नहीं कर पा रहे। मैं उन्हें भी स्वतंत्र करने की बात कर रहा हूं। उनका कुल्हाड़ी वो खुद ही थोड़ी मारेगा, वो हिंदुइज्म में बोल बोल के वो वोट मिला है। नहीं, आप समझो ना, उनको भी जब ये नियम बनेगा तो ना हिंदुत्व पे वोट मिलेगा ना मुस्लिम पे वोट मिलेगा। हिंदू भी तब तक हिंदू पे वोट मांग रहा है जब तक मुसलमान पे वोट मांग रहा है। अगर मैं कहूं हिंदू पे वोट ना मांगो तो वो हमसे कहेंगे फिर आप उनको कहोगे वो जो मुसलमान पे वोट मांग रहे हैं। फिर हम मुसलमान वाले को कहेंगे, वो कहेंगे उनको कहो जो तमिल पे वोट मांग रहे। तो मामला तो मैं तो सब पे कह रहा हूं, सभी एक ही लपेटे में आने चाहिए। संविधान की पूरी प्रक्रिया ही जिस समय वोटिंग की बदल जाएगी उस समय व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज तक पूरे संविधान का एक ही तो अर्थ है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। मैंने जो वोटिंग प्रक्रिया बताई, क्या उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है? अभी की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति कहां महत्वपूर्ण है, उसमें तो विचार महत्वपूर्ण है जिसका भूत की तरह आदमी फॉलो कर रहा है। जैसे भूत से भयभीत है ऐसे ही राम राज्य से खुश है, भले ही कहीं राम राज्य नहीं। सपना दिया है ऐसा, सबने सपने दिए, राम राज्य का भी सपना है, अच्छा इस्लाम खड़ा हो जाएगा इसका भी सपना, ये सब सपने हैं। अगर डेमोक्रेसी कहीं पे काम करती है तो डेमोक्रेसी काम करती है जब व्यक्ति पे काम हो। व्यक्ति पे काम करने के लिए हमें कम से कम उसी स्तर पे आना पड़ेगा। अब लेकिन बात यह है कि इसको बदले कौन? इस प्रक्रिया को बदलने के लिए मैंने फिर वही बात कही, यदि अगर पब्लिक लंबे चौड़े तरीके से इस वीडियो को वायरल कर दे, इस विचार को वायरल करे, तो मैं कह सकता हूं कि पब्लिक जो है वो नेताओं को एक नया संदेश दे सकती है। इस पे डिस्कशन हो सकता है, जितना भी चाहे डिस्कशन करो पूरी। हम तो कहते हैं जितने भी विद्वान आज टीवी चैनल पे बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने जो प्रक्रिया दी है इसके संबंध में चर्चा कर लें बैठ के, और मैं बता दूंगा कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर कोई कमी निकालेंगे, हो सकता है आप बच्चे लोग ना निकाल पाओ। और चीज है, कुछ रूल्स बनाना है तो सबका देखना पड़ेगा, मुस्लिम हिंदू। लाइक एग्जांपल गोहत्या दिल्ली में तो बैंड है, केरला का लोग सब लोग खाना चाहते हैं बीफ। देखो यार, मैंने क्यों कही, जब तक या तुम समझ नहीं रहे बात को, जब तक किसी को किसी मुद्दे पे वोट मिल रहे हैं वो उसको नियम भी बनाएगा। जैसे ही आपको व्यक्ति पे वोट मिलेंगे फिर जो व्यक्ति चाहेगा होने दोगे। मैं ये बता रहा हूं तुमसे, अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो जाए तो फिर ये डिसाइड हो सकता है कि कोई खाना चाहे खाए, ना खाना चाहे ना खाए। अभी हम व्यक्ति पे नहीं, हम डेमोक्रेसी के नाम पे धोखा है हमारे साथ हो रहा। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तुमको ये तो कहा जाता है अपने वोट की वैल्यू समझो, और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे वोट की 2 पैसे की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वोट जिन आधारों पे दिया जा रहा है वो आधार ही सम्मान के लायक नहीं है। आप ये देखो कि आप चुनाव लड़ते हो, 100 में से एक व्यक्ति को 12 वोट 15 वोट मिल जाते हैं, वो जीत जाता है, और उसके विपक्षी को 5, 7, 8, 10 मिला के 50 वोट मिले होते हैं, वो हार जाते हैं।
ये डेमोक्रेसी कैसी है भाई? चुनाव प्रक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले को नहीं, बल्कि परसेंटेज में 50% से ऊपर जिसे मिले वो जीतना चाहिए। मतलब मैं वोटिंग की उस प्रक्रिया में भी बात कर रहा हूं कि 50% से ऊपर जब मिलेंगे तब नेता जो है वो माना जाएगा, वरना फेल। वरना जितने खड़े हुए थे सब फेल, फिर दूसरे आओ, फिर दूसरे आओ। और अगर इस तरीके से होगा, कितने नेताओं की तो हत्या हो जाएगी, कितने नेताओं की अभी तुम कहां पहुंचेंगे, कौन नेता पहुंचेगा फिर? सोचो मेरी बात। मेरे तरीके से मैं वो फिल्टराइजेशन बता रहा हूं जिसमें जो अच्छे दिल वाले, अच्छे समझ वाले, अच्छे दुनिया का भला सोचने वाले बाहर आएंगे। और अभी जो सिस्टम हो रखा है, अच्छे को तो लाइन छोड़ो, कहीं जगह ही नहीं दिख रही, आए कहां पे? अभी तो जुगाड़ चल रही है। राजनीति पे चर्चा होती है तो हमारे टीवी चैनल भी पूछते हैं, आप बताइए आपके पार्टी के हित, पार्टी का हित, आप देश के हित की बात ही नहीं हो रही कहीं। वो कहते हैं कांग्रेस का हित कैसे हो, वो बीजेपी का हित कैसे हो, सापा ने उनके बहन जी के साथ जुड़ गई, अब उनका हित हो गया। यार मतलब देश के हित की बात ही नहीं हो रही, मेरे हित की तो कोई बात ही नहीं कर रहा व्यक्ति। मुझे अपना हित खुद सोचना है और पार्टियों का भी हित सोचना है, मेरे पे तो बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। मतलब ये है कि इतने जो हम सोच रहे हैं बड़ा चेंज आना चाहिए, तो वो आपके इस स्टेप से एक स्टार्ट हो सकता है। मैंने सीधी सी बात कही, जब हम चाहते हैं कि अच्छे नेता चुन के पहुंचे जो देश के लिए कुछ कर सकें, तो हमें उस चुनने की प्रक्रिया में तो कुछ समझदारी दिखानी चाहिए। उस प्रक्रिया में ही बहुत कमियां हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ही गलत है। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे गड़बड़े हैं। तो यदि सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होगा तो मामला अच्छे तरीके से बन सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैंने वो बात की कि चुनाव प्रक्रिया इस तरीके की होनी चाहिए। हाँ बोले। आपने सारी चीजें बताई, लेकिन आपके हिसाब से क्या पूरा संविधान बदल भाई जाना पूरा चाहिए? तो कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, या उसमें संशोधन होना चाहिए? मैं संशोधन पे ही कह रहा हूं, संशोधन लेकिन जवानी के हिसाब से। संशोधन ये कि आज हम कहां खड़े हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। हमारे देश में एक बड़े और दुख का विषय है। दुख का विषय यह है कि हम एक मकान बनाते हैं, क्या वो मकान हम 10-12 मिस्त्रियों से बनवाना पसंद करते हैं? नहीं। भाई एक ही मिस्त्री से बनवाना पसंद करते हैं। अब हालत यह है कि यहां एक मिस्त्री आता है, चाचा नेहरू, वो बनाता है बढ़िया सा, और उसके बाद दूसरा मिस्त्री आता, वो कहता नहीं वो वाला थोड़ा सा ठीक नहीं था, ये वाला हम अच्छा कर देंगे। फिर वो दूसरा आता, ये वाला थोड़ा सा नहीं ठीक था, हम ये वाला कर देंगे। हमारा मकान साला बन ही नहीं पा रहा। होना ये चाहिए पहले सारे मिस्त्री लोग बैठ के तय कर लो कि मकान का भविष्य क्या है। मकान का नक्शा पहले पास कराओ, उसके बाद सब आओ उसी में ईंट लगाओ, जो आओ उसी में ईंट लगाओ। अब ये पुराना गलत था, ये हाथी की मूर्तियां गलत थी, इसकी जगह कमल की मूर्तियां। फिर वो ये कमल की मूर्तियां थोड़ी सी गंदी लगती हैं, हाथ की मूर्तियां। वो वाले बिल्डिंग का पेंट इस कलर का करवा दो। ये क्या बात है? केजरीवाल झाड़ू लगवा रहे हैं। हाँ, वैक्यूम क्लीनर का जमाना आ गया, वो झाड़ू अपने रखे हुए। अब वो झाड़ू रखे, उनको अपने चिन्ह की इतनी इज्जत करनी कि उसी से लगाएंगे। अरे तुम झाड़ू से सफाई करोगे दुनिया की, अब वैक्यूम क्लीनर से करो। झाड़ू कंधे पे रख लो, झाड़ू को सर पे ऐसे करके लगा के उसका हेलमेट टोपी बना लो, प्रचार करना करो। अभी तो रोबोट का जमाना है ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। लेकिन नहीं, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए, उसको हिप्नोटिज्म करने के लिए पब्लिक को कि हमारा चुनाव चिन्ह उसके दिमाग में छपे, ये वो हरकतें करते हैं कि पूछो मत। लेकिन जब मैं कह रहा हूं चेहरा, कि चेहरे को वोट मिले, और वो भी चेहरा वो
जो 5 साल तक लगातार पब्लिक के बीच रहा हूं, और 5 साल पहले उस प्रक्रिया में उसने कहा कि हम चुनाव लड़ना है। ये तो बेटा जो नए वाले जो जीत गए होंगे, जो जीते होंगे, अगर सपोज मेरी प्रक्रिया के तहत जो जीत गया है, अब उसे 5 साल बाद चुनाव लड़ना है, तो यानी कि अभी से फार्म भरना पड़ेगा। फिर उस पर 2 तलवारें लटकेंगी। एक तलवार तो इस बात की कि यदि हार गए तो फिर तो फिर आओगे ही नहीं, है ना। और दूसरी चीज ये कि 5 साल तक पब्लिक के बीच भी रहना है। तो जब वो पब्लिक के बीच ही रहेगा तो ऐसे काम भी करेगा कि ना हारे। मतलब अभी जो जीतने के पीछे पड़े हैं, अब फिर वो अभी तो हालत ये है, मैं तुम्हें बताऊं हो क्या रहा है। अभी हालत ये है कि हमें सिर्फ आखिरी 15 दिन में सिद्ध करना है कि हम नेता हैं। सही है। बाकी वक्त तो हम लुटेरे हैं, ये सिद्ध है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसके तहत 5 साल सिद्ध करना पड़ेगा कि हम नेता हैं। हमारी जो विधानसभा है तो उसमें जो चुनाव होते हैं तो उसमें वहां का लोकल कोई नेता नहीं होता, सब बाहर से आते हैं। तो मैं भी ठीक है? कह चुका हूं 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कहीं किराए पे अपना ऑफिस बना लेते हैं, वहां रहते हैं वो 15 दिन प्रॉपर तरीके से। पब्लिक को ये लगता है अब तो ये यहीं रहेंगे, जीतने के बाद वो पता नहीं कहाँ भाई जाएंगे। मेरे, ये तो मैं कह भी चुका हर हूं। जगह की यही हालत हो चुकी है। तो ये मैं कह चुका वहाँ- हूं, लेकिन ये संविधान की कमी है ना। अगर संविधान में ऐसा हो, मैं कह रहा हूं चलो संविधान में ऐसा मत करो कि कोई कहीं का नहीं लड़ सकता, लेकिन जो जिस जगह का है उसी का तो चेहरा पहचानेंगे। नए नेताजी का कौन चेहरा पहचानेगा? अभी तो पार्टी बंदी है जिसकी वजह से वहां जाता है। और पार्टी बंदी का मैंने तुम्हें रीजन बता दिया था, सिर्फ एक ही रीजन है, वो जो सिंबल है, वो जो सिंबल चाहिए कि 15 दिन पहले वो सिंबल मिलेगा। इनकी भी खरीद फरोख्त इसी का तो खेल है, सारा खेल राजनीति में सिंबल का है। अभी सिंबल हटा दो, इस देश में तुम देखोगे सारी बहसें बंद हो जाएंगी। सिंबल को कोई भी प्रचारित करता हुआ पाया जाएगा, अपराध है। अभी टीवी चैनल पे बैठे हैं, ये फला पार्टी के, पार्टी नहीं बोल सकते, अब पार्टी नहीं है, अब फिर वो किस पे बोलेंगे? अभी तो टीवी चैनल पे बैठते हैं, पीछे वो सिंबल लगे होते हैं, पीछे बोर्ड लगा होता है, उस पे सिंबल लगे होते हैं। कमाल हो गया यार, हमारे पीछे तो कुछ लगा ही नहीं। ये जो हिप्नोटिज्म का जो प्रोसेस है, ये बड़ा खतरनाक है, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। हर देश का झंडा ये खतरनाक है। कहां हम वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक बने, और कहां हम हर देश का झंडा बनाते हैं। कितनी गलत बात। हम व्यक्ति को जब तक सम्मान नहीं देंगे तब तक पूरी दुनिया को हम एक नहीं समझ सकते, क्योंकि हर देश में व्यक्ति ही रहते हैं। लेकिन हमने हालत यह है, हमने व्यक्तियों की जात को सम्मान दिया, हमने व्यक्तियों के पदों को सम्मान दिया, हमने देश के झंडे को सम्मान दिया, हमने इन सम्मानों के कारण बहुत गड़बड़ कर ली। और अगर भारत देश इस तरीके का प्रयोग करे, मैं क्यों कह रहा हूं यह भी बता देता हूं। मेरा दर्द पूरी दुनिया के लिए है, मुझे कोई भारत से विशेष रूप से हमदर्दी नहीं। हाँ, मैं यहां रहता हूं, यहां के नियमों का पालन करता हूं, इसलिए यहां से ही बात शुरुआत करूंगा। मेरे हाथ में अगर सफाई करने के लिए झाड़ू दी जाएगी तो मैं जहां बैठा हूं वहीं से शुरुआत करूंगा। तो मैं इस भारत देश से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन अगर इस तरीके की सोच जो मैं कह रहा हूं लागू की जाती है, तो जिस तरीके से हम देश के लिए कहते हैं ना कि हम जगत गुरु बने, हम दुनिया को संदेश देने वाले, हम पूरी दुनिया को एक नए तरीके की डेमोक्रेसी दे सकते हैं। हम पूरी दुनिया को एक नए तरीके की चुनाव प्रक्रिया दे सकते हैं। पूरी दुनिया हमसे सीखेगी, और जब पूरी दुनिया हमसे सीखेगी तो हम इसे बहुत सी बातें सिखा सकते हैं। अभी डेमोक्रेसी का मिसाल देते हुए हम अमेरिका को, पता नहीं किस किस देश को हम मिसाल के रूप में मानते हैं। वहां ईवीएम, यहां चला दो, वो नहीं यूज करते, हम भी नहीं करेंगे। हम सब अनुसरण ही कर रहे हैं। हम आज तक अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हुए, इन अर्थों में कि हम उनके ही विचारों का अनुसरण कर रहे हैं। अरे गांव में 5 लोग पहले पंचायत में बैठते थे, वो 5 के चेहरे की वैल्यू होती, गांव के तो होते थे, उनको लोग पहचानते थे, भैया ये हैं।
ये पंच प्यारे हैं। लेकिन आज के हमारे पंच प्यारे बैठा दो तो पूछा आप कहां से, आप बता दीजिए, आपका नाम लेंगे ना अभी हम, बता दीजिए। ऐसे तो हाल होता है। अब हालत ये होती है कि अभी मैं एक अपने शहर में था, वहां पे चीफ गेस्ट बनाया गया। अब चीफ गेस्ट के सम्मान में बोलना पड़ता है ना। अब वो कोई नया लड़का आया था भाई, वो भी नहीं मुझे जानता है ना, तो वो आया, आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखना? हमने कहा भाई वो स्वामी जी तो समझ में आ रहा है, पूरा नाम। हमने कहा तो कुछ भी लिख दे। फिर आपके संग कौन आया, उनका भी नाम बोलना। ये क्या झंझट है भाई, ये क्यों बोला जाना चाहिए भाई, ये क्यों बोला जाना चाहिए? आदमी को खुद ही ऐसी वैल्यू बनाना चाहिए कि वहां पे लोग उसको पहचाने, या आप बोल बोल के उसकी पहचान करवाएंगे। ये गलत है, ये गलत है, इस ढंग से नहीं होना चाहिए। और ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम विशेष अधिकार के रूप में लोगों को नहीं देखना छोड़ेंगे, तब तक हम कभी भी डेमोक्रेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं कह सकते कि जनता का शासन है। जनता का कहां शासन है? यहां तो शासन कुछ और लोग कर रहे हैं, जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इसलिए संविधान में बदलाव की जरूरत है, और बहुत से बदलाव की जरूरत है। लेकिन मैंने इन टोटल पे बात की, वरना एक टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत से बदलाव की जरूरत पड़ेगी। फिर लोग कहेंगे आप ही लिख दो, हम ना ही लिखें, है ना, हम भैया लिखने काम नहीं करते हैं, बोल दी। सर आपने एक बीच में डिस्कशन के दौरान एक शब्द मतलब लाइन यूज किया, भारत माता की जय। मैं इसमें मैंने भाई नहीं कहा, नहीं मतलब बीच में यूज हो गया। मैं इससे ही मैं बोलूँ सर, ऐसा कहा जाता है कि उधार के पैसे से घर नहीं चलती, उधार के पैसे से घर नहीं चलती, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होते। सर हमारा जो संविधान बना हुआ है पूरी तरह से उधार पर है। आप जैसे ले लीजिए नीति निर्देशक तत्व, वो पूरी तरह से आयरलैंड से लिया गया है। चाहे हमारा मौलिक अधिकार हो, मौलिक करते हो अमेरिका, कनाडा, पूरा ब्रिटेन पर टिका हो। मेरा संविधान अपना कुछ नजर ही नहीं आता है, ऐसे पूरा है सर। तो हम ये क्या बनाने वाले, जैसे महापुरुष हुए भीमराव अम्बेडकर, उन्हें महापुरुष क्यों कह रहा है? मतलब सर बोला जाता है, हमको बोला जाता है, मैं कहा जाऊँ, मैं तो सिखाया गया है, हमको तो मालूम गया। ठीक है। तो जो उन लोग थे, उन लोग को ये समझ में नहीं थी कि उधार की चीज कुछ चलने वाली नहीं है, भविष्य में लफड़ा होने वाला है। नहीं, अब मैं तुम्हारी बात का जवाब दे दूं। पहली बात यह है कि सबसे पहले तो उधार ही लेना पड़ता है। मैं फिर धर्म पे आ जाता हूं। धार्मिक में उल्लेख है, और वो बहुत सही उल्लेख है। सबसे पहले परमात्मा ने किसी एक को अपनी अनुभूति दी, फिर उससे ही दूसरे को मिली। सबसे पहले उधार ही मिलता है, उधार से अपना जीवन चलाओ, फिर लेकिन फिर वापिस भी तो करना पड़ता है। आप समझो बात को, उधार लेना बुरी बात नहीं है, वापसी करना भूल गए, ये थोड़ी बुरी बात है। हम कुछ वापसी कर देनी चाहिए। लेकिन सर हम लोग को ये तो सिखाया जाता है कि तुम प्राउड फील करो, मेरा इंडिया महान। ना प्राउड फील करो, उधार लेने में प्राउड नहीं फील करते, हम तो कर लेते हैं सर। हमको बड़ी दिक्कत हो रही है सर, हमको तो उधार में तुमको दिक्कत हो रही है क्योंकि वापिस नहीं कर पा रहे। अभी भी समझो, मैंने वापिस कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वापिस किया। जो वापिस समझो, कोई भी चीज अगर वापिस ना की जाए तो फिर दिक्कत देती है। उधारी वापसी हो जानी चाहिए। हमने सीखा, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उतना सीखो जितने में काम चल गया। अब सीख के रख लिया, जैसे वो कहते हैं कांटे से तुमने निकाला कांटा, इट्स गुड, लेकिन अब कांटे की जगह तुमने फिर तू अपना वाला कांटा रख लिया, तो वो तो फिर रोग हो गया। तो इसलिए इस तरीके की चीज नहीं। मैं तुम्हारा एग्रेशन समझ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा वो भी समझ। तो सर जो बनाने समय यही तो हो जाना चाहिए कि टेम्पररी है, इसको साइड कर देना चाहिए भविष्य में, ऐसा क्यों नहीं निकाल दिया? भाई देखो, मैंने क्या कहा, उन्होंने तो फिर भी कहीं कहीं कहा ना कि ब्रेक मार देना। ये जो बैठे हैं गाड़ी पे, इनको नहीं पता ब्रेक कहाँ मारना है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक की तरफ पैर बढ़ाते होंगे पीछे से आवाज होती, 15% गए 15% नहीं मिलेंगे। फिर ये ब्रेक नहीं मारते हैं और ये भूल जाते हैं 15 के चक्कर में 20 गए। ये मेरी आवाज है। एक दबाव और है सर ये बताया जाता है कि प्राउड फील करो। ये जो प्राउडनेस वाला बात मुझे समझ में नहीं आती सर। उधार की चीजों में प्राउड तुम मत फील करो ना, तुम क्यों कर रहे हो?
आपसे तो मैं नहीं करूंगा सर, लेकिन हाँ, इतना तक मैं मत- कहा कि मत बात कर। मेरी थी, अब मत- सवाल निकल गई है सर। मैं मत फील करो। प्राउड क्यों फील कर रहे हो? उन्होंने सिखाया, तुम मत फील करो। तुम पे कोई रोका है? तुम आखिर डेमोक्रेसी में जी रहे हो, तुम्हारे अपने अधिकार हैं, लेकिन- मानव अधिकार है, हम प्राउड फील नहीं करते। सर संविधान का तो लगता है हमको बोझ हो गया, हम कुछ भी खुल के करने यहाँ तो लगता है सर मिडिल क्लास और लोअर क्लास संविधान को फॉलो करते हैं, ऊपर वाला नहीं करता है, नहीं, ऐसा हमको फील होता है नहीं, सर। सुनो, संविधान बोझ नहीं हुआ। संविधान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, संविधान को संविधान के तहत ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इससे बोझ बना है। और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके पीछे कारण है कि शुरुआत में संविधान जो बना था वो भी एक बड़ा नहीं हो पाया, बच्चे ही होके रह गया, क्योंकि जिम्मेदारी थी कम समय में एक संविधान बनाना। उस समय गाड़ी को स्टार्ट देना था, वो उधार था। तुमने सही कहा शब्द उधार। संविधान उस समय स्टार्ट देना था, देश के हो रहा था, देश नया शुरुआत हो रही थी, हमें जल्दी जल्दी अंग्रेजों के सामने सिद्ध करना था। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने भी तो कहा था कि चलो देश तुम्हें सौंप रहे हैं, लेकिन फटाफट सिद्ध करो, तुम चला पाओगे नहीं। आप समझो ना, मुझे नहीं पता मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन लगभग ऐसी बात रही होगी। जल्दी उन्होंने कहा होगा भाई सिद्ध करो, बना पाओगे, चला। हाँ, बना लेंगे। उन्हें संविधान, उन्हें अम्बेडकर अच्छा संविधान लिख ला, जल्दी लिख ला, ये बात होगी है ना। उन्हें कहा पार्टी, उन्हें कांग्रेस तो पार्टी बनाओ, चल बनाओ। उन्हें कहा विपक्ष चाहिए, उन्हें कहा अरे यार तू बना ले, विपक्ष बना ले। ऐसे करके उन्हें कहा हम चला ले, हम तैयार हैं। तो ये संविधान ऐसी कंडीशन में बना, उस कंडीशन पे भी सोचो, बहुत बड़ा काम किया, बहुत मेहनत का काम था। दुकान शुरू हो रही थी, लोन भी लेना था, किराए पे दुकान भी ढूंढनी थी, कई चीजें करनी थी। लेकिन अब चुकता करो लोन, अब लौटा दो, अब जाओ, तुम्हारा हम नहीं लेते। अब अम्बेडकर एक फिर से अम्बेडकर की आत्मा किसी में आए, और जाके जिस तरीके से हमने कभी को भगत सिंह ने बम फेंका था ना अदालत में, वहां की इंग्लैंड की अदालत में, उसी तरीके से हमें संविधान फेंक देना चाहिए, जाके पकड़। बिल्कुल अब नहीं लेते, तुम्हारा वाला तुम रखो, अब हम चलाने वाले हो गए, अब हम खुद चला लेंगे सर। और आराम से बनाएंगे हम संविधान। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं। जैसे तुम जल्दबाजी थोड़ी सी कर रहे हो, ऐसी उस समय उन्होंने की थी। तुम इसमें जल्दबाजी ये कर रहे हो कि प्रश्न पूछने का मौका मिला तो बहुत सारा कुछ पूछ लेना चाहते हो। हाँ, यही तो उसी तरीके से उस समय जल्दी थी, उनको जल्दी से संविधान लिख दिया गया। हम देश काल परिस्थिति पे बहुत कुछ तय कर सकते हैं। उस समय की परिस्थितियों पे हम अम्बेडकर का धन्यवाद देंगे कि इतनी जल्दी में तुमने बनाया। लेकिन अब हम वो जल्दी में जो पराठा बन गया था, उस समय तो ठीक थी, भूख लग रही थी। अब तो हम ठीक बैठे, अब कोई जला हुआ पराठा खिलाएगा, पसंद थोड़ी ना आएगा। अनुभव भी हो गया 60 साल का। हाँ, अब जला हुआ पराठा नहीं चलेगा। उस समय ठीक था भाई, भूख थी, बहुत भूख थी, जल्दी में जो भी मिल गया हम खा लेंगे, जीवन तो बचाना है ना, हमें देश बचाना था। लेकिन अब वो बात नहीं। सर जो संविधान बनेगा वो समझ पे होना चाहिए कि जैसे कोई किसी कंट्री का ना जो लिखित नहीं है, जैसे हम लोग का है। भाई संविधान नाम क्यों देते हो? हम अगली किताब का नाम भी संविधान रख दोगे, फिर वही गड़बड़। मतलब लोकपाल बनाओगे, चाहे वो जोगपाल हो, नाम लोकपाल ही होना चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, संविधान का नाम किताब हटाओ, उसका नाम समझ रख मेरे पास देते हैं। वर्ड नहीं, समझ रख दो। अच्छा, समझ रख दे, समझ रख दो। ये समझ की किताब है, सबको समझ के पढ़नी चाहिए हैं, और अपनी समझ भी इसमें दे सकते हैं। आपकी समझ अगर हमारी समझ से बड़ी होगी तो उसको समझदारी के साथ इस समझ में शामिल किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ की किताब। और मैं समझता हूँ समझ की किताब का सम्मान होगा। देश और समझ की किताब किसने बनाई, उस आदमी को कतई सामने मत लाना, नहीं तो उस आदमी के नाम पे एक पार्टी बन जाएगी। सब जय समझ की किताब तो बिल्कुल जो बनाए वो सामने ना आए, जैसे परमात्मा बना के सामने नहीं आया। परमात्मा बहुत चालू था, परमात्मा ने पृथ्वी की रचना की, खुद गायब हो गया। उसने कहा कि अगर हम यहाँ रहे तो ये तो ससुर कुछ नहीं करेंगे, तो कहेंगे खाना दो, हम तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए संविधान या जो भी ये चीज है, अब समय आ गया है कि हमें वो लंगोट को धन्यवाद देते हुए लंगोट रख देनी चाहिए। अब बरमूडा पहन ले, पैंट पहन ले, है ना, कुछ ऐसा पहनना चाहिए। इससे अब हमारी इज्जत बची रहेगी।
और फिर इसी तरीके से जैसे आज मैं जवानी की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से जैसे अमेरिका मैं कह सकता हूँ जवानी से गुजरा और फिर वो बूढ़ा हो गया, बहुत पैसा हो गया, सब कुछ समझदारियाँ हो गई, बूढ़ा हो गया। उसी तरीके से हमें आज से जवानी को स्वीकार करना चाहिए और बुढ़ापा अच्छा हो इसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो बूढ़े होते होते हम दूसरे देशों पे कब्जा करना और दूसरे देशों पे दमन करने के लिए काम करें। हम आज से एक ऐसे देश के लिए निर्माण का काम करें जो देश को बढ़ा के दुनिया में तब्दील करे, ना कि देश को दूसरे देशों पे कब्जेदारी के लिए। और ये संभव है, विश्व सरकार हो सकती है, ये संभव है, लेकिन उसका आधार व्यक्ति ही होगा। इसलिए संविधान पे मेरी बस इतनी सी बात है कि संविधान में बदलाहट का वक्त है, बदलना चाहिए।